गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ने जा रहे हैं 24-25 का। ठीक है, इसका कोर्स कोड क्या है आपका 303। अगर आपका 003 है तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी, यानी जिसमें आपका आंसर लिखा होता है ना, आंसर शीट जो होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम पूरी चीज़ें सब डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट है कुछ भी तो वो भी हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 एंड 25, सब्जेक्ट है उर्दू कोर। ठीक है, यहाँ आप टाइमिंग देख पा रहे हैं, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके? 80। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप सेक्शन ए जो है, अब देखिए इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये बताइए हम उर्दू मतलब ए पढ़ लें, यानी कोर है हमारा या इलेक्टिव है हमारा, हमारे में ग्रामर आएगी या नहीं आएगी। तो आज आप ये देख पाएंगे कि उर्दू कोर है अगर आपका, तो आप में ग्रामर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, या आपका उर्दू इलेक्टिव है तो आप में ग्रामर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहेगा जो इस वक्त आप सैम्पल पेपर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बना दिया था, उम्मीद करती हूँ आपने वो देख लिया होगा। बाकी इस पेपर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में आपको पहला सवाल दिया गया है, दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ सवालात के जवाब लिखिए। ठीक है, 5 सवाल होंगे 2-2 नंबर के, यानी टोटल आपका 10 नंबर बनेगा इससे। और यहाँ पे आपको गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया, यानी जो आपके किताब से नहीं है। ठीक है, क्या लिखते हैं चलिए इसे पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का शुमार हिंदुस्तान के नामवर शख्सियात में होता है। उनके वालिद का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और उनकी माँ का नाम शारदा देवी था। घर के लोग बचपन में उन्हें राबी कहकर पुकारते थे। उनकी माँ का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर आपका पैराग्राफ दिया गया है। देखिए लिखते हैं, वालिद की तरबियत ने उनकी शख्सियत की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कोलकाता में हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भी गए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं कि उनके बचपन में उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया था, पापा ने उनकी तरबियत की है, यानी पालन पोषण उनके पापा ने किया है। उनको प्यार से राबी कहा जाता था। ठीक है, और उन्होंने कलकत्ता में अपनी जो इब्तिदाई तालीम थी, एलिमेंट्री एजुकेशन, उन्होंने वहाँ से ली थी, और जो उनकी हायर एजुकेशन थी, आला तालीम जो थी, वो उन्होंने इंग्लिस्तान से हासिल की थी। ठीक है, 11 मई 1875 में को उन्होंने पहली बार हिंदू मेले के अवामी मजमे के सामने अपनी नज़्म, क्या था मतलब सामने उन्होंने नज़्म पेश की थी जिसका क्या नाम था, बनफूल। ठीक है, इस मेले को शुरू करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तानियों में अपनी ज़बान, तारीख़, विरासत, ठीक है, तहज़ीब, मौसीक़ी और आर्ट से मोहब्बत पैदा की जाए। ठीक है, तो ये एक मजमा शुरू किया गया था, एक जलसा शुरू किया गया था जिसका मकसद यही था कि हम अपने हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं उनको पहचान सकें। अब देखिए यहाँ आगे लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को खुदा ने लिखने की ज़बरदस्त सलाहियत दी थी। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हर शख्स को अपनी मादरी ज़बान सीखना चाहिए। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हिंदुस्तानियों का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। उनको 1913 में उनके तर्जुमा करदा मजमुआ जो नज़्म थी गीतांजलि पर अदब का नोबल इनाम दिया गया। ठीक है, गीतांजलि पे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के वालिद और वालदा का नाम लिखिए। अब आप देखिए यहाँ ये पैराग्राफ आपके सामने है और बहुत आसान सी बात है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनके वालिद का क्या नाम था और वालदा का क्या नाम था। ठीक है, बाकी मैं मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल देखिए लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अवामी मजमे के सामने कब और कौन सी नज़म पढ़ी थी? तो अभी आपने पढ़ा कि 1875 में उन्होंने अपनी बनफूल नज़्म को पढ़ा था।
अगला सवाल देखिए, लिखा है अवानी मेले के शुरू करने का क्या मकसद था। तो उसको शुरू करने का मकसद था कि भाई आप हिंदुस्तानी जो तारीख़ है, विरासत है, तहज़ीब, मौसीकी, आर्ट, इन सब चीज़ों को समझ पाएँ और इनसे मोहब्बत कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप सोचेंगे मैम ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है और हम अगर इतना छोटा आंसर लिखेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखिए लेंथ ठीक है, मैं मानती हूँ जब आप एस्से लिख रहे होते हैं या आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा लेंथ ज़रूरी होती है ना, कि भाई 10 नंबर का सवाल था तो आपको अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। लेकिन जब बात होती है सवाल जवाब की तो बस जो सवाल पूछा जा रहा है अगर आप उसका मुस्तनद जवाब दे रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि 2 नंबर में हम सिर्फ एक लाइन लिख के आ रहे हैं, क्या हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपके साथ शेयर ये करना थी कि मैं आप लोगों के लिए 3 अलग अलग वीडियो लेके आऊँगी और एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन लाऊँगी इंशाल्लाह। तो जो 3 वीडियो रहेंगी उसमें हम क्या करेंगे, पहली वीडियो में हम जो भी ग्रामर है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक वीडियो में हम जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और तीसरी वीडियो जो होगी उसमें हम जो भी पूरा सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए आएंगी और एक महा मैराथन आएगी जिसमें हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, लेकिन वो फिर लंबी भी होगी और जल्दी जल्दी भी उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, वो एग्ज़ाम से पहले ही इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर की क्या ख्वाहिश थी। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई हिंदुस्तानी जो है ना, वो भी अपनी मादरी ज़बान को सीखें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम कब और किस मजमूए पर मिला था। तो 1913 में गीतांजलि के मजमूए पर जो है वो उनको मिला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको अगला सवाल मिलता है कि दर्ज झेल में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। या तो बेरोज़गारी पे लिखना है, ठीक है, या पसंदीदा मशगला कि आपका क्या शौक़ है। ठीक है, इसके बाद कौमी त्यौहार। ठीक, तो देखिए कौमी त्यौहार पे तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है ना, और उसमें कौमी त्यौहार क्योंकि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको त्यौहार पसंद आए कौमी त्यौहार में, है ना। तो तीनों में से जो आपको अच्छे लगें वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस पे तो तीनों की वीडियो है हमारी। रही बात पसंदीदा मशगला और बेरोज़गारी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको इस पे वीडियो दे दी जाए। तब आपको यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई होगी कि जिनका कोड 303 है ना, उसमें आपका ग्रामर आ रहा है। ठीक है, यानी आपको मजमून लिखने को आ रहा है। और यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ भी है प्रिंसिपल के नाम आपको क्या है, दर्जा तब्दील कराना है। दर्जा क्या होता है, सेक्शन होता है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, दर्जा नहीं सेक्शन, है ना। आप कोई फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, सेक्शन तब्दील होता है ना। यह टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे आप कर लीजिएगा करेक्ट। 8 नंबर का रहने वाला है। फ़ीस माफ़ी के लिए आपका आ रहा है, अच्छा सॉरी, वालिद के नाम है कि भाई आप फ़ीस जमा करवा दीजिए, है ना। तो ये दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से दिया गया है दर्ज झेल इबारत का खुलासा लिखिए और मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ कीजिए। ठीक है, तो आपको खुलासे के 5 नंबर मिलेंगे और उन्वान तजवीज़ करने के 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से टोटल ये क्वेश्चन आपके 7 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है आपको ये शॉर्ट में बताना है। ठीक है, और इस पैराग्राफ को हम क्या नाम दे सकते हैं आपको ये भी बताना है। ठीक, देखिए क्या लिखा है, अच्छे खिलाड़ियों की दुनिया के हर मुल्क में कदर की जाती है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं ये जो इक़्तिबास है वो किसके ऊपर हो सकता है, अच्छे खिलाड़ी की खूबी, है ना, या खिलाड़ी की खूबी, है ना। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए जो ये पहली लाइन होती है ना, आपको इसका जो उन्वान होता है वो इसी ही से ही तजवीज़ करना चाहिए, यहीं से चुन लेना चाहिए जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और उन्वान हमेशा याद रखिए छोटे से छोटा होता है। ठीक, लिखते हैं समाज में उनको इज़्ज़त मुकाम हासिल होता है, उनकी खेल की सलाहियतें उन्हें रोज़गार मुहैया कराने में मददगार होती हैं। यानी उनके अंदर खेल की सलाहियत है, वो खेलते हैं इसीलिए उन्हें रोज़गार भी मिलता है। खेलने से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, यानी अगर आप खेलेंगे तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। खेल से न सिर्फ जिस्म मजबूत और सेहतमंद रहता है बल्कि दिमाग भी तरोताज़ा रहता है। ठीक है, आगे लिखते हैं खेल से ईमानदारी के अलावा
मुखालफों से अच्छा बर्ताव भी करना आना चाहिए, यानी कि आता है। यानी अब ज़रूरी है कि हम खेल से पता चलता है बेटा, देखिए एक खेल ही चीज़ ऐसी है जो हमें ईमानदारी भी सिखाती है ना। और इसी के साथ साथ हमें अपने मुखालिफ जो हमारी अपोजिट पार्टी है उसके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमें उनसे किलसना नहीं चाहिए, है ना, उनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमें खेल सिखाती है ना। सब्र भी हमें सिखाती है कि हमें कैसे सब्र रखना है, अगर हम हार रहे हैं तो हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है ना। मुश्किल वक्त में, है ना, लिखते देखिए यहाँ लिखा, और मुश्किल वक्त में सूरत हाल पर काबू पाने का सबक भी मिलता है। वही बात जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर मैं हार रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हाइपर नहीं होना, कि भाई बल्ला फेंक दिया, कुछ कोई भी गेम है, फुटबॉल खेल रहे हैं, खींच के मार दी, ये सब चीज़ें नहीं करना है हमें। अपने जो इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल करना आता है। ठीक है, लिखते हैं, हर खिलाड़ी जीतने के लिए खेल खेलता है, लेकिन अगर जीतने के इम्कान नहीं रहे तो वो हिम्मत नहीं हारता। बिल्कुल ठीक बात है ना। खेलते तो हम लोग जीतने के लिए हैं, लेकिन अगर हम हार जाएं तो क्या हिम्मत हार जाते हैं? नहीं ना। मतलब सब लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक, आप भी दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी दे रहे हैं, इसीलिए तो दे रहे हैं कि सब पास हो जाएं अच्छे नंबरों से। और अगर अल्लाह ना करे कोई इंसान ऐसा है जो फेल हो जाएगा, तो क्या वो दोबारा 12th नहीं देगा? वो अपना 12th दोबारा ताज़ा रखता है ना। वही वाली बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ खेलता है ताकि जीत सके, है ना। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह के ज़रिए नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। आगे बात समझ में? वही बात यहाँ आपको बताइए कि अगर कोई इंसान एक बार फेल हो जाता है तो वो और मेहनत करता है और लगन के साथ खेलता है ताकि अगली बार वो फर्स्ट आ सके। सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का सलीका सीखते हैं, क्योंकि टीम है ना। टीम के कप्तान के हुक्म को मानते हैं। ठीक है, अब आपका कहते हैं ना ग्रुप वर्क जो होता है वो आपको आता है। इस तरह खिलाड़ियों में मकसद को हासिल करने के लिए मुतहद कोशिशों करने की सलाहियत भी पैदा होती है। मुतहद मतलब इकट्ठा, एक साथ मिलकर। ठीक है, तो अब आप इसको बताइए, इसका क्या कहने का मतलब है? इसमें कहने का मतलब ये है कि खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। खेल सिर्फ खेल नहीं है, खेल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है ना। हमें दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हम अपने इमोशंस को कैसे काबू में कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें खेल से पता चलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं खेल और हमारी ज़िंदगी, या फिर खेल की अहमियत, है ना। तो इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे आप तजवीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ामिनर ने कहा है आप वही बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह लिखा दर्ज झेल मुहावरों में से किसी 5 के मायने लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, आपको लगता होगा मैम ये सारे कहाँ से आते हैं मुहावरे। अगर आप लोग ने 12th क्लास की जो हमने MCQ की सीरीज़ चलाई है, उसमें भी शायद मेरे ख्याल में 3-4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह कर दूँगी। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। ठीक है, तो अगर आपने वो देखी हैं तो उसमें आपको पता होगा ये सारे जो मुहावरे हैं ये आपके चैप्टर के अंदर से ही लिए गए हैं। यानी जो आपका बुक वर्क होता है, आकबत ख़राब होना या जुएशी लाना, ठीक है, या हक़ नमक अदा करना, या आओ भगत करना, है ना, नाक कटाना, खाक में मिल जाना, यहाँ देखिए लिखा है मोजरा बजा लाना, ठीक है, या फिर यहाँ पे सन्नाटे में आना। तो ये जितने भी हैं ना ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप इसे कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके देखिए ताकि आप ये सब चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन बी शुरू होता है अब आपका। इसमें लिखते हैं दर्ज झेल, ये आपका नसरी इक़्तिबास है, ठीक है, जो आपकी किताब से लिया गया है। इसको पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। तो ये टोटल 7 नंबर का है। पहला सवाल 2 का है, फिर दोनों 1-1 के हैं, फिर 2 का है, फिर 1 का है। ठीक है, तो नंबर को साथ में देख लीजिएगा। वैसे तो ये इक़्तिबास है, ठीक है, यहाँ नंबर कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपसे सवाल पूछा जाए वो जवाब दीजिए, लेकिन फिर भी नंबरों को ध्यान में रखिए, है ना, क्योंकि अगर आप नंबर देख के करेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट, हाँ ठीक है, अब आ जाइए। देखिए लिखते हैं, लोग 10 बजे पंखा छुड़ाकर फारिग हो गए और यहाँ से निकलकर सीधे शमसी तालाब पहुँचे। थोड़ी देर में बादशाह सलामत की सवारी भी आ गई। बेगमात के लिए जहाज़ पर चिलमें पड़ने लगी, है ना। चिलमने वो जो पर्दा टाइप का होता है ना उसको कहा जाता है ना, चिलमने पड़ गई। वो अंदर जा बैठी। बादशाह सलामत ने
महताबी पर जुलूस किया, ठीक है। मुसाहिबों और दिल्ली के अक्सर उम्र और शरूफा को ऊपर बुला लिया गया। सारे यहाँ पे सैलानी तालाब के किनारे जमा हो गए। आतिशबाजी की चमक से सारा तालाब और किनारे रोशन हो जाते थे और पानी में रोशनी के अक्स, कश्तियों के साए, किनारों पर खिलकत के हुजूम, उनके गुल, आतिशबाजी के अक्स, उनके जर्द जर्द चेहरों पर धुओं के बादलों ने एक अजीब खौफनाक मंजर पैदा कर दिया था। गर्ज 2 बजे के करीब आतिशबाजी ख़त्म हुई। बादशाह सलामत की तरफ से शाल, 2 शालें, ठीक है, मंदिलें और सलीक़े तकसीम हुए। तो अब आपने अगर देखा हो तो मेरे ख़्याल में ये फूलों वालों की सैर है या फिर मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलिए हम आंसर देखेंगे तब इंशाल्लाह वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला ही सवाल ये पूछा गया है कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया और इसके मुसन्निफ़ का क्या नाम है, ठीक है। अब ये अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है, वरना आपको पता ही नहीं होगा, ठीक। अब देखिए चिलमने कहाँ पड़ गई थी, तो देखिए अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि वो जहाज़ पे पड़ गई थी ताकि बेगमात वहाँ बैठ पाए, पानी के जो जहाज़ थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है सारे सैलानी कहाँ जमा हो गए थे, तो तालाब के किनारे हो गए थे जमा, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है। अगला सवाल, बादशाह सलामत की तरफ से मजमे में क्या क्या तकसीम किया गया था, तो शाले, 2 शाले, ये सारी चीज़ें तकसीम की गई थी, ठीक है। लफ्ज़ खिलअत के क्या मायने हैं, ठीक है, बताइए खिलकत के क्या मायने हैं, ठीक। तो ये चीज़ें अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने एमसीक्यू वाली सीरीज़ देखी होगी तो ही आप ये जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ना। और मैं आप लोगों से हर बार ये बात बोलती हूँ कि बेटा मुझे पता है आप लोग को लगता है कि भई हमें उर्दू बहुत अच्छी आती है और हमसे ज़्यादा कोई बढ़िया उर्दूदा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मेरिट को बढ़ा सकती है ना। अगर आप मेहनत से पढ़ें तो उर्दू में अगर आपके 90% मार्क्स आ जाएं, जो कि आ सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो, है ना, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे आप अच्छे से पढ़िए, अभी भी आपके पास वक्त है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए हम यहाँ अगला सवाल जो है 5 नंबर का है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। जब ये या लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई एक क्वेश्चन ही आपको अंजाम देना है। पहला देखिए यहाँ लिखा है मेघालय के ख़ास रस्म व रिवाज कौन से हैं, ठीक है। तो मेघालय में कौन कौन से रस्म व रिवाज को मनाया जाता है, फॉलो किया जाता है, या तो आप इसका जवाब दे दीजिए या फिर सबक गांव की लाश से हमें क्या सबक मिलता है इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। ये सब चैप्टर डिटेल में भी मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, है ना। रोज़ 5 मिनट भी अगर आप उर्दू को दे रहे हैं ना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उससे आपकी उर्दू अच्छी ज़रूर हो जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ दर्ज ज़ेर जो आपके सवालात हैं इसमें से सिर्फ 4 के जवाब आपको देने हैं। 4 सवाल हैं, 2-2 नंबर के, टोटल 8 नंबर बनेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, दावत में जाने और ना जाने से मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ ने क्या ख़याल ज़ाहिर किया है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, राय साहब और ख़ान साहब में रंजिश क्यों हुई थी, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर बार रिपीट भी होते हैं, इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। अगला सवाल देखिए लिखा है, फिल्मी संगीत में कौन कौन से लोग गीतों से फ़ायदा उठाया गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से लोकगीत थे जिनसे फिल्मी गीतों में भी फ़ायदा उठाया गया, तो आप देख लीजिएगा। ख़त किसका था और इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। मुसन्निफ़ की बीमारी की खबर सुनकर सबसे पहले कौन आया, ठीक। आगे देखिए लिखा हुआ है, मीरन साहब ने गालिब को मजरू की सेहत के बारे में क्या बताया। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, आगरा बाज़ार से लोग बेनियाज सी क्यों गुज़र जाते थे। और यहाँ आखिरी सवाल है, आखिरी मुग़ल बादशाह के दौर की दिल्ली की क्या ख़ुसूसियात थी, बताइए। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपकी बुक से लिए गए हैं। आपको यहाँ पे तकरीबन 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 4 आपको करने हैं, ठीक है। इन सब के जवाब आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। बाकी अभी इसको फिनिश करने के बाद मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी मेरा तो कहना ये है, फ़िलहाल आप लोग नोटबुक निकालें और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आंसर अपने आप लिख के देखिए आपको कितना आता है ना, कितनी चीज़ें हैं जो आप कर पा रहे हैं,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो यही बात है कि अब मीर तकी मीर की शायरी पर लिखिए। ठीक है, तो जब मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी जिसमें हम सारे शायर की बात करेंगे, जितने शुरा और अदबा हैं उनकी बात करेंगे, तो उसमें ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी शायर की शायरी पर लिखने को आता है या किसी अदीब की ज़बान और बयान पर लिखने को आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपकी नज़्म है परछाइयाँ, ठीक है, उसका खुलासा लिखना है। इन दोनों में से कोई एक सवाल करना है, 5 नंबर का आपका ये सवाल रहेगा। तो अब देखिए आपकी तैयारी कहाँ पे है। ये सैम्पल पेपर इतनी जल्दी लाने का एक मकसद यही है कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको सारे सवाल हैं, सबके जवाब देने हैं। 5 सवाल हैं एक एक नंबर के। पहला सवाल है, शायर ने जंग बंद करने के लिए किन लोगों को मुखातिब किया है। दूसरा सवाल है, शायर ने ज़मीन को किस से मंसूब किया है। तीसरा सवाल है, नज़्म के क्या मायने होते हैं। चौथा सवाल है, शायर ने अपने घर को रास्ता क्यों कहा है। पांचवा सवाल है, मीर हसन की तवील मसनवी का क्या नाम है। ठीक है, अब आप ज़रा मुझे कमेंट करके अभी फटाफट से बताइए कि आपको पता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपका आ जाता है कि पूछे गए जो सवालात हैं इसमें आपको जवाब देना है, टिक लगाना है। ठीक है, 5 नंबर के हैं, एक एक नंबर के 5 सवाल। नज़्म परछाइयों का मौजू क्या है। ठीक है, बताइए क्या है, अक़ल है, अमन है, अदल है, अजल है, क्या है। तो परछाइयों का जहाँ तक मेरा ख़्याल है इसका मौजू जो है वो अमन है। ठीक है, साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या था। तो बताइए जल्दी से क्या असल नाम है, अब्दुल हई। ठीक है, आगे आ जाइए। मीर तकी मीर में पैदा हुए, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए आगरा में, अकबराबाद में वो पैदा हुए थे, फिर दिल्ली आ गए थे और लखनऊ में उनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, मसनवी के क्या मायने होते हैं। टुकड़े टुकड़े किया हुआ, 4 4 किया हुआ, 3 3 किया हुआ या 2 2 किया हुआ। ठीक है, तो बताइए ज़रा जल्दी से क्या होते हैं मसनवी के मायने। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, शायर ने घर को रास्ता कहा है क्योंकि घर की। तो क्या है, छत टूट गई है, खाट टूट गई है ना, छप्पर टूट गया है या दीवार ही टूट गई है। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी सही जवाब। वैसे चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही जवाब डी है ना। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से दे पाएँ। तो ये था आपका सैम्पल पेपर। अब आपने देखा कि अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल, तो इसमें आपका ग्रामर के नाम पे सिर्फ एक एस्से और एक एप्लीकेशन आया है, बाकी सारी चीज़ें आपकी बुक से हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपका बुक से बाहर नहीं आई है ना। और जो आपकी मेन किताब है उसी किताब से ही सवाल पूछे गए हैं। जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक होती है उससे सवाल भी नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग इसकी आंसर शीट को देखते हैं, मार्किंग स्कीम को, फिर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सवाल आपने सही दिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें डिटेल में दे दी गई हैं। तो ये जो सवाल थे देखिए, इसमें वालिद का नाम और वालदा का नाम दे दिया गया है ना। कब हुई थी ये भी दे दिया गया है यहाँ पे। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे ये देखिए आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप वो लिखते हैं मजमून, है ना, 10 नंबर का है, तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे। तो 2 नंबर आपको मिलते हैं तारुफ के। ठीक है, कि आपने उस चीज़ की स्टार्टिंग कैसे की है। ठीक, 6 नंबर मिलते हैं उसके मवाद के, कि आपने उसके अंदर कंटेंट क्या रखा है। ठीक है, और फिर 1 नंबर आपको मिलता है आपके अंदाज़े बयान का, कि आपने इमला कैसे लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करें, जुमले कैसे चुने हैं आपने। ठीक है, और इख्तिताम का 1 नंबर, यानी आपने उसका एंड किस तरह से किया, उसको कंक्लूड कैसे किया है। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ दरख्वास्त वगैरह की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है कि भाई आपको 4 नंबर जो मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं। वो आपको मिलते हैं कि आपने कैसे उसे लिखा, स्टार्टिंग में उसकी जो अलक़ाब व आदाब हैं वो कैसे किए, है ना, और उसके बाद उसका ख़ात्मा कैसे किया है। जैसे आप लिखते हैं आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा, है ना। और 4 नंबर जो होते हैं वो आपके नफ्स के होते हैं, यानी आपने अंदर कंटेंट कैसा दिया है उसके होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब ये 7 नंबर का जो था आपका, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इसमें यहाँ पे बताया गया कि खिलाड़ियों की क्या अहमियत है। ठीक है, और इसका जो 2 नंबर का वो तजवीज़ किया हुआ नाम है ना, वो इसमें नहीं दिया है, तो आप लोग खुद से तजवीज़ कर सकते हैं नाम। ठीक,
अब देखिए ये आपके मुहावरे थे, आक़िबत ख़राब होना यानी अंजाम ख़राब होना। तो अगर हम कोई गलत काम करते हैं, ग़ीबत करने वालों की आक़िबत ख़राब हो जाती है ना। जुए शीर लाने का मतलब होता है कोई बहुत मुश्किल काम अंजाम दे देना, ठीक है। जुए शीर लाने के लिए ये एक वाक़या था, है ना, शीरी और फ़रहाद वाला, तो उससे है ये जुए शीर लाना। तो कहते हैं इसका जो एक मुहावरा जब हम इसे यूज़ करते हैं एज़ अ मुहावरे के लिए यूज़ कर रहे हैं जब, तो इसका मतलब होता है कि कोई बहुत मुश्किल काम करना जो पॉसिबल नहीं है ना। हक़ नमक अदा करना यानी वफ़ादारी करना, ठीक। आओ भगत करना यानी इस्तक़बाल करना। नाक कटाना यानी बेइज़्ज़ती करवा देना, ठीक है। और यहाँ पे बाकी भी देखिए सारे दिए हैं। खाक में मिल जाना यानी बर्बाद हो जाना। मुअज्जब बजा लाना यानी सलाम पेश करना, ठीक है। तो यहाँ सारे दिए गए हैं। अब आगे आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना फूलों वालों की सैर से लिया गया है, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं, ठीक है। जहाज़ पर चिल बने पड़ गई थी, बाकी तो चीज़ें आपको पता थी। और यहाँ पे ख़िलक़त के माने क्या है, मखलूक, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए आपको जो 7 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर में 5 नंबर के सवाल पूछे गए थे कि मेघालय में कौन कौन सी रस्म और रिवाज का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ दिया गया है, या गाँव की लाज वाला जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, ताकि आप लोग को ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन दोबारा से पेपर में रिपीट होने के चांस होते हैं, है ना। लैंग्वेज चेंज कर देंगे, चीज़ें वही रिपीट कर देंगे। इसी तरह से बाकी जो आपके सवाल जवाब हैं वो सब यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब मीर की शायरी पर जो नोट है वो देखिए ये दे दिया गया है आपको कि मीर कब और कहाँ पैदा हुए, है ना, कैसी उन्होंने शायरी की है। या फिर जो नज़्म है आपकी परछाइयाँ, वो देखिए यहाँ आपको दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो आपके सवाल नंबर 10 था, उसमें आपसे पूछा गया था कि भाई क्या क्या सवालात थे, 5 है ना। मीर हसन की तवील मसनवी सैरुल बयान है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, और यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और लास्ट में 5 सवाल आपके वो थे जो MCQ थे। तो देखिए पहले में अमन हो गया है ना, दूसरे में अब्दुल हई हो गया, तीसरे का आगरा हो गया, चौथे में आपको 2-2 किया हुआ हो गया, और 5वें में क्या हो गया, दीवार टूटी हुई थी, ठीक है। तो सारे जवाब यहाँ आपने मैच कर लिए, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लिए। अभी भी अगर कोई ऐसा है सवाल आपके मन में, कोई डाउट है कि मैम ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, या अगर ऐसे आ गई तो हम कैसे करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं सारे जो भी आपके डाउट्स होंगे सबको इकट्ठा कलेक्ट करके उस पर एक डिस्कशन की वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए, और बाकी जो मैं वन शॉट रिवीजन कराऊंगी राइटर्स का और चैप्टर्स का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।